हेलो। तो चलो, ये एक ट्रैप है। तो एक ट्रैप स्टडी करते हैं कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। तो फर्स्ट हम 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, ये जो एक अभी हमें एक वॉल दिखाई देगी, एक रेसिस्टेंस दिखाई देगा, वो एक ये प्रॉपर एक विग है, ठीक है। अगर हम थोड़ा भी पीछे हैं तो ये लेवल्स पे ये एक विग है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है, यहाँ से फॉल वाटरफॉल आया है। तो कहीं ना कहीं वो एक एक्ट करेगा। और देखो, मेनली ना इतना दूर का देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम बार तुमको उधर का देखना पड़ता है। ज्यादातर एक 5-6 दिन में जो ट्रेड हुआ है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 5-6 दिन में ना इधर की पूरी गैप खाली पड़ी है। अब तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा, ये जो नियरेस्ट रेसिस्टेंस है इतने दिन से, ये वाला ही प्ले करेगा। तो हमारे लिए ब्रेकआउट क्या है? हमारे लिए ब्रेकआउट अब क्या है? ये वाली विग है, ठीक है। ये जो विग दिख रही है ये वाली क्लियरली विग है, ठीक है। तो मार्केट जब ये ब्रेक करेगा तो वो एज ए ब्रेकआउट कंसिडर होगा। अब क्या है, अब उसके बाद का जो स्पेस है, मतलब एक रेसिस्टेंस है, वो ज्यादातर देखो इधर ये लेवल्स पे है। 1 2 3 4 5 ये लेवल्स पे ही स्पेस है। तो अगर हम उसके बीच में कुछ देखें बहुत गौर से तो पीछे से कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम बहुत अच्छी तरह से जूम इन करो, मतलब थोड़ा गौर से देखो, तो ये विग दिख रहे हैं ना, ये विग जो है ये भी एक रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखो, ये विग कभी कभी रोल प्ले नहीं करती। कब नहीं करती? जब मार्केट एक ही कैंडल में ये पूरा एनगल्फ कर दे। ये पूरा जो स्पेस है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही कैंडल में ये विग को कंसिडर ही नहीं कर ना करे और पूरी ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दे। फिर जब मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा तो उसके बाद रोल किसका ज्यादा प्ले होगा? ये जो ग्रीन कैंडल पूरा एनगल्फ की हुई थी उसका प्ले होगा। फिर तो ये कंसिडर नहीं होगा। लेकिन ये केस में क्या है, ये केस में ना कभी इधर पे कुछ कैंडल आई है, तो ये फर्स्ट बार जब जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब समझो, ब्रेकआउट एकदम डायरेक्ट भी पूरा कैंडल एनगल्फ कर सकता है। वरना ये क्या हो, ये विक पे स्टॉप भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ये केस में क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप ले लिया, ठीक है। तो अब हम 5 मिनट में यही देखेंगे। 5 मिनट में क्या देखेंगे? 5 मिनट में तो कुछ समझ नहीं आएगा, 1 मिनट में देखते हैं। देखो, मार्केट क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया। ये एक विक जो है एज अ रेसिस्टेंस प्ले करेगी, ये ब्रेक किया। फिर ये जो लाइन है ये एक मेन जोन वाली लाइन है, तो ये भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, मतलब एकदम ब्रेकआउट पे तुमने नहीं भी लिया तो थोड़ा जब ऊपर आके दोबारा ब्रेकआउट देगा तो ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बाइंग जोन बन जाएगी। क्योंकि एक तो अब ये क्या कंसीडर होगा, अब ये रिवर्सल ट्रेड कंसीडर होगा। क्योंकि मार्केट नीचे निकलने वाला था, जाना तो उसको ऐसे ही नीचे जाना था या फिर ऐसे ऊपर नीचे जाना था। लेकिन जब वो नहीं गया और वो ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा, एक प्रॉपर ब्रेकआउट। अब तुम्हें नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ फेस करने मिले, ये वाला। लेकिन अब ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि एक तो रिवर्सल ट्रेड है, 2 स्टेप ब्रेक करके आ रहा है और तुम्हारे बाइंग जोन के ऊपर है, तो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। तो क्या होगा, मार्केट इजीली निकल जाएगा, ये कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने वो विक देख के यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक एग्जिट कर लिया है तो 1970 1980 में तुम्हें नियरली 2.5%, 1 लाख में 2,500 तो तुम्हें प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर तुम इग्नोर करके ये लेवल्स, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लेवल पे तुम बैठे हो कि मैं यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ एग्जिट करूंगा, तो घाटा हो जाएगा। उससे भी बुरा क्या होगा पता है, अगर तुम ये मिस कर गए और तुम रिट्रेसमेंट को जप रहे थे और मार्केट नीचे आया। कहाँ नीचे आया? ये जो मेन लाइन दिख रही है ना, मार्केट फिर से इधर पे आ गया, ठीक है। अब तुम इधर एंट्री कर लोगे इधर तक, तो घाटा क्यों होगा पता है? देखो, विक्का तो इसने होल्ड किया है, लेकिन उससे भी बुरा एक नवरत्न क्या है, एम। एक तो एम दिख रहा है, देखो एम और डब्ल्यू बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। तो इधर जब एम आ गया तो एक तो ये विग जो है एम की, ये एक रेसिस्टेंस प्ले करेगी। उसके साथ साथ ये जो एम का ऊपर का हिस्सा है ये खुद एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो एम और डब्ल्यू को बहुत ख्याल रखो, ये हमेशा मैं देखता हूँ बहुत बार घाटा कर देता है या रिवर्स कर देता है। तो और उसके साथ साथ एक परेशानी क्या है, जब मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगा तो ये जो शोल्डर दिख रहा है ना, शोल्डर भी एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। शोल्डर के लिए ही इधर पे पॉज लेके मार्केट ने एम बनाया है। तो इधर जो लोगों ने एंट्री किया है उनके लिए तो यहाँ तक गया था मार्केट, तो
तो वो लोग एग्जिट किए नहीं किए, लेकिन जब इधर आएगा फिर उनको डाउट आएगा तो एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे। लॉस का तो हमेशा चांस रहता है। जो लोगों ने वो विक को इग्नोर करके यहाँ तक का टारगेट रखा है उनका तो घाटा होगा। लेकिन ये ट्रैप मैं इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं, ये देखो जब रिट्रेसमेंट पे मार्केट ब्रेकआउट देके एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे आया, तो जब जो मैं बोलता हूँ रिट्रेसमेंट में बाई करना है, ऐसे केस में नहीं बाई करना है। क्यों नहीं बाई करना है? एक तो अब जब ऊपर जाएगा तो वो आजू बाजू तुमको देखना पड़ेगा, ये एज ए शोल्डर एक्ट करेगा तो ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये सब इधर कुछ भी वेग कोई भी काइंड ऑफ ये एम सब नहीं रहना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाता है। तो रिट्रेसमेंट वही एक चीज डाउट क्लियर करता है कि मार्केट जब रिट्रेस ऊपर जाके रिट्रेस करता है तो कैसे आ रहा है, तो वो हिसाब से पता चलता है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो ये केस में मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर जब मार्केट नीचे आया तो बहुत सारी चीजें वो डिफाइन करके आया। जैसे देखो एक एम बना के आया, अब मार्केट और नीचे आया तो अब तुम लोग अगर सोचो तो ऊपर जाएगा तो ये शोल्डर भी एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। तो वहां पे क्या होगा, अब तुमको अगर बाई करना है तो इसके ऊपर बाई करना है, लेकिन उसके ऊपर तुम लोग नहीं बाई कर सकते। क्यों नहीं बाई कर सकते? कि रूल के हिसाब से नेवर ट्रेड फॉर स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स का इतना इफेक्ट होता है भाई, वो उधर तक जाता ही नहीं, उसके पहले ही मार्केट पुल डाउन कर देता है। देखो जैसे इधर था, अभी इसने इधर ब्रेकआउट तो दिया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट इधर का ही था। तो क्या होगा, उससे पहले इधर ही सेलर्स पूरे मिलके उसको शॉर्ट कर देंगे। तो रिट्रेसमेंट का ये एक फेल्योर है कि रिट्रेसमेंट पे बाई कब नहीं करना चाहिए, जब मार्केट जब ऊपर जाके नीचे आ रहा हो, तब वो कैसे प्राइस एक्शन बना के आ रहा है। जैसे इधर पे ये एक शोल्डर का भी रेसिस्ट होगा जब ये वापस आया है, और एक एम फॉर्मेशन है तो ये खुद एक रेसिस्ट करेगा। तो इधर पे तुम लोगों को बाई नहीं करना है, समझ गए ना? देखो 1 आवर में तो क्लियर है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो विग है इसने इतना सारा गेम किया है। बस ये छोटी विग है बट इसने पूरा मार्केट ही बदला दिया है। जो भी लोग बाई किए थे वो लोगों को पाक पाक से ट्रैप हो गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिट्रेसमेंट के लिए जपो, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट जब कर ऊपर जाके वापस आएगा तो अगर स्मूथ आ रहा है तो स्मूथ ऊपर भी जाएगा, लेकिन बीच में बहुत सारी हर्डल्स आ रही है। जैसे ये एम हो गया, मतलब 2 स्टेप कोई बना के आ गया, या फिर ऊपर जाने के टाइम फिर एक शोल्डर बन गया, तो वो सब क्या होगा, स्टॉप कर देगा मार्केट को। इसीलिए मैं कहता हूँ रिट्रेसमेंट पे ही बाई करना है।